ASP.NET के सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोड शेयरिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से इसको हम रखें ताकि हर एक वेब पेज में आसानी से एक्सेस हो सके। ऐसे तो बहुत सारा लोकेशन आपको मिलेगा जहां से कि हम कोड को शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह के फाइल को शेयर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो कि आपको यूजेबल है या अक्सर यूज में आएगा वो 3 लोकेशन है, 3 फोल्डर है जहां से कि हम वेब पेज को या वेब पेज से रिलेटेड मेथड्स को या क्लास को हम शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले सारी बातें आपको डिटेल से लिख दी है कि सबसे पहले कि यदि हम ASP.NET में कोड को शेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 फोल्डर मिलेंगे। ऐप कोड फोल्डर है पहला, दूसरा बीन फोल्डर है और तीसरा ग्लोबल असेंबली कैच। ग्लोबल असेंबली कैच को शॉर्ट में गैक के नाम से जानते हैं। यदि आप .NET फ्रेमवर्क का कोई भी वर्जन पढ़ा होगा तो वहां पर कंपाइलेशन का प्रोसेस जब आप देखेंगे तो कंपाइलेशन के प्रोसेस से ही आपको गैक के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। ऐसे में शॉर्ट में लास्ट में जब मैं गैक पर आऊंगा तो इसके बारे में शॉर्ट में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात हम लोग आते हैं कि जो ऐप कोड फोल्डर है या बीन फोल्डर है और ग्लोबल असेंबली कैच है, इस तीनों को जब आप देखते हैं तो इसमें एक ही संभावना आपके पास या एक ही तरह का नजरिया बनता है कि जब कोड को शेयर ही करना है तो 3 तरह के फोल्डर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए बहुत सारा सिचुएशंस है, बहुत सारे फाइल्स हैं, फाइल्स की कैटेगरी है और हमारा जो यूज करने का तरीका है उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि हम किस फोल्डर को यूज करेंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले मैं ऐप कोड फोल्डर के बारे में बताऊंगा कि ये एक्सेसिबल होगा सारे वेब पेज से। आपके जो एप्लीकेशन आपने जो बना रखा है या जो बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन, उसके हर एक पेज से ये एक्सेसिबल होगा, यानी हम आसानी से इसको किसी भी पेज पर कॉल कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं कि इसमें क्या क्या आप रख सकते हैं और ये क्या काम करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात आ जाती है कि इसमें हम 2 तरह के फाइल्स को जनरली यूज करते हैं। एक तो है कि .class फाइल यानी कि क्लास को हम रखते हैं और दूसरा है कि आपको WSDL फाइल्स को हम इसके अंदर रखेंगे। ये फाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होता है, यानी जैसे ही आपका वेब एप्लीकेशन रन करेगा ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा और डिटेक्ट होने के साथ साथ ये कंपाइल भी ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि वैसा फाइल जो कि पहले से कंपाइल नहीं है आप बना करके रख सकते हैं ऐप कोड फोल्डर में। और ये फाइल एक बार यदि कंपाइल हो जाएगा तो कंपाइलेशन के बाद इसको मल्टीपल टाइम्स आप एक्सेस अपने पेज में कर सकते हैं। यानी ये याद रखना है कि ऐप कोड फोल्डर में वैसे फाइल्स को हम रखेंगे जो कि पहले से कंपाइल नहीं किए गए हैं। तो उसको हम उठा करके जब यहां रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा और डिटेक्शन के बाद ये कंपाइल होगा। डिटेक्शन का मतलब हो गया कि वो देखता है कि इसमें कोई फाइल है या नहीं। यदि फाइल है तो जैसे ही फाइल मिला तो फिर उसको ये क्या करेगा, सबसे पहले कंपाइल करेगा, देन एक्सेस करेगा। और एक बार जब ये कंपाइल हो जाएगा तो दोबारा ये कंपाइल नहीं होगा। और हर एक जगह जिस जिस पेज में आप इसको यूज करना चाहते हैं उस पेज में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आ गई बात इसकी ऐप कोड फोल्डर की। इसके बाद हम आते हैं बीन फोल्डर में। तो बीन फोल्डर में आएंगे तो देखिए ये ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि दोनों पे एक ही काम कर रहा है, ये भी स्टोर कर रहा है, वो भी स्टोर कर रहा है। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि आपको मैंने बताया इसमें कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा और कंपाइल होगा। लेकिन जो बीन फोल्डर है, बीन फोल्डर आपको क्या होगा कि पहले से प्री कंपाइल्ड असेंबलाइज को अपने अंदर कंटेन करता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करूंगा लास्ट में कि असेंबलाइज क्या है, कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा।
तो यहाँ पर प्री कंपाइल्ड फाइल, तो पहले से कंपाइल किया हुआ फाइल कौन कौन हो सकता है, जैसे नॉर्मली आप अभी तक यूज कर रहे हैं, जैसे .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, और दूसरी फाइल होगी .dll फाइल, DLL यानी कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरी वाली फाइल। तो ये exe हो गया तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया, और DLL हो गया तो ये डायनामिक लिंक लाइब्रेरी हो गई, यानी कि ये हेल्प करेगा, डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि किसी exe के साथ ये जाकर के ऐड हो जाएगा। तो इस तरह के फाइल्स को हम रख सकते हैं किसमें, बिन फोल्डर में। और इसके बाद जो तीसरे तरह के लोकेशंस की बात मैंने की, तो ये है ग्लोबल असेंबली कैच। तो ग्लोबल असेंबली कैच का मतलब क्या है कि देखिए, ये एक्चुअली में वैसा स्टोरेज है जब हम ऊपर कहीं भी जो लोकेशन रखते चले, यानी वैल्यू रखते चले जाएंगे, ऊपर यदि नहीं मिलेगा तो फाइनली कंट्रोल जब सर्च करता है तो वो गैक में ही सर्च करता है, ग्लोबल असेंबली कैच में ही। यदि डिफिनेशन ग्लोबल असेंबली कैच में मिला तो वो फाइल लास्टली वहां मिल जाता है, यानी कि ऊपर किसी फोल्डर में नहीं है, किसी असेंबली में ऊपर नहीं मिली, तो फाइनली वो आकर के गैक में ढूंढता है। अब देखिए ग्लोबल असेंबली कैच में जो कि बहुत सारे असेंबलाइज को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। असेंबलाइज को जब ये स्टोर करके रखेगा तो इसका मतलब है कि ये स्टोर रूम हो गया। तो उस स्टोर रूम में से जिसको भी आपको एक्सेस करना है आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब स्टोर रूम है तो वहां पर आपको दो ऑपरेशंस जनरली मिलेंगे। एक होगा कि नया चीज हमको जोड़ना है, और दूसरा होगा कि वहां से कुछ उठाना है। तो दो तरह का काम हो गया, एक हो गया कि नया जोड़ना है, दैट मीन्स कि रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करना है या वहां से एक्सेस करना है, एक्सेस करना तो आसान है, हम नाम देंगे और वो फाइनली ढूंढते ढूंढते गैक में पहुंच जाएगा। लेकिन बात आती है कि आखिर उसमें हम ऐड कैसे करेंगे। तो हमको कुछ भी करना रहे, यानी कि ऐड यदि करना है तो क्या होगा, चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस जब करने होंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेब कॉन्फ़िग फाइल को, web.config फाइल ये आपको मिलेगा। और इसी web.config फाइल यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही आपको चेंजेस करने होंगे, बदलने होंगे। किसी भी नए फाइल्स को ऐड करना है या एडिट करना है तो आपको यहीं पर आकर के चेंजेस करने होंगे। जनरली इसमें आपको web.config में मिलेगा क्या कि देखिएगा वेबसाइट जहां की आपका जो प्रॉपर्टी के जस्ट ऊपर, यानी कि जिसको हम लोग प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहा करते थे, उसी तरीके से यहां भी खुलता है, सारा पेज आपको दिखेगा। उसी में सबसे नीचे ये web.config फाइल मिलता है। तो जैसे सिस्टम वेरी किया तो सिस्टम वेरी करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग करते क्या है कि कॉमन सा कंसेप्ट लेकर के चल देते हैं कि यदि रन नहीं कर रहा है, एरर जनरेट करने लग गया, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिलीट करो और फिर से कंपाइल कर दो, फिर से कंपाइल करो, .config फाइल ऑटोमेटिक बन जाता है। तो हम उसका शॉर्टकट मेथड ढूंढ लेते हैं कि नहीं बुझा रहा है तो उसको डिलीट करो। अदरवाइज आप चाहे तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मामूली चेंजेस करके भी आप उसको रन करा सकते हैं। सिस्टम चेंज होने के बाद भी हम उसको रन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि एडिट करना यानी उसके कॉन्फ़िग फाइल को समझना पड़ेगा पहले, तभी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो खैर उतना डिटेल से अभी डायरेक्ट बोर्ड पर तो नहीं बताया जा सकता है, उसके लिए कोशिश करूंगा कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दूं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि असेंबलाइज के बारे में या असेंबली के बारे में, हाँ, तो ये कैसे होता है, इसका कंपाइलेशन प्रोसेस आपको जानना जरूरी है। तो .NET फ्रेमवर्क में जब आप बेसिक कंसेप्ट इसका देखेंगे कि जब हम कोड कोई भी लिखे तो उसको हम लोग सिंपली कर देते हैं कि ये क्या है, मैनेज्ड कोड है। मैनेज्ड कोड को जब हम कंपाइल करते हैं तो यहां पर कंपाइलेशन दो फेज में होता है। फर्स्ट फेज में जो कंपाइल होगा उसमें बनेगा MSIL और मेटा डेटा, यानी फर्स्ट फेज में MSIL और मेटा डेटा यानी .exe और .dll के फॉर्म में एक फाइल बनेगा। ये मेटा डेटा या जो इसका MSIL बना, तो MSIL का ही इंफॉर्मेशन रखता है कौन, मेटा डेटा की, कौन सा क्लास का कौन सा मेथड कंपाइल होकर के कहां गया, ये सारा इंफॉर्मेशन रखना ये काम है किसका, मेटा डेटा का। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड फेज में ये असेंबलाइज होगा है सारा, और असेंबलाइज होगा एक जगह सारा क्या होगा, बाइंड होगा। अब बाइंड होने के बाद उस बाइंडिंग के इंफॉर्मेशन को रखने के लिए
भी यहां पर जस्ट लाइक एक मेटा डेटा की तरह फाइल बनता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मैनिफेस्ट। और मैनिफेस्ट जब यानी कि वो क्या हुआ, एक जगह कलेक्ट हुआ और उसका सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है, मैनिफेस्ट के पास है। तो ये दो फेज में कंपाइलेशन का प्रोसेस चलता है और देन फिर ये क्या करता है, एग्जीक्यूट आपको कर जाता है। तो ये याद रखिएगा कि यहां पर दो तरह के कंपाइलेशन प्रोसेस यानी कि दो तरह के कंपाइलर को यूज किया जाता है। एक होता है जिसको कि JIT कहते हैं, जस्ट इन टाइम, और दूसरा कहलाता है एनजेन, नेटिव इमेज जनरेटर। तो जो JIT है, जस्ट इन टाइम है, तो जस्ट इन टाइम का नेचर होता है कि ये किसी भी क्लास के सारे मेथड को एक साथ कंपाइल नहीं करेगा, यानी कि उसको कन्वर्सन में वो नहीं लाएगा एक साथ, यानी कि सारे को कोडेड फॉर्म में नहीं लाता है। जिस मेथड का जब जब जरूरी होता है तब तब ये कन्वर्ट करता है। लेकिन जब एक बार ये कन्वर्ट हो जाएगा यानी कंपाइल कर गया तो दोबारा उस मेथड को कंपाइल नहीं करता है। यानी यदि दो क्लास है और दो क्लास में फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं, पहला क्लास में 5 मेथड है, दूसरे क्लास में भी 5 मेथड है, तो पहला क्लास का दूसरा मेथड यूज हो रहा है और दूसरे क्लास का तीसरा मेथड यदि यूज हो रहा है तो ये कंपाइल सिर्फ उसी दोनों मेथड को करेगा, रेस्ट को ये छोड़ देगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम यानी कि आगे जब हम बढ़े तो नेक्स्ट टाइम हमको पहला का जो दूसरा मेथड है वो तो यूज हो ही रहा है, उसके अलावा जो दूसरे क्लास का 5वां मेथड है वो यूज हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपाइल करेगा किसको, दूसरे क्लास के 5वें मेथड को। कहने का मतलब है कि एक बार यदि जो कंपाइल हो जाता है उसको दोबारा ये कंपाइल नहीं करेगा। ये काम हो गया किसका, JIT का, जस्ट इन टाइम का। लेकिन इसके साथ एक समस्या एक होती है कि इसका स्पीड नॉर्मल स्पीड की अपेक्षा हमारा फास्ट नजर आता है, लेकिन जैसे ही मेथड चेंज होता है कॉलिंग में तो इसका स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये जब कॉल होगा तो कंपाइल करेगा, यदि ऑलरेडी कंपाइल होता तो स्पीड ठीक रहेगा, लेकिन नया यदि कोई मेथड कॉल हो जाता है तो उस केस में इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, किसका, JIT का। लेकिन जब हम एंजन की बात करेंगे, नेटिव इमेज जनरेटर, तो नेटिव इमेज जनरेटर में यहां पर कोई भी मेथड जो कि उस दोनों क्लास के अंदर यदि डिक्लेयर जैसे 5-5 मेथड हैं तो चाहे यूज हो या नहीं हो, उन सारे मेथड्स को ये कंपाइल कर देगा, यानी पूरे क्लास को एक साथ कंपाइल करके छोड़ देता है, चाहे यूज हो या नहीं हो। अब एक साथ जब कंपाइल करेगा तो ये तो मेमोरी में कंजम्पशन ज्यादा मेमोरी का होगा, यानी कि मेमोरी में ये लोकेशन ज्यादा लेगा, जगह ज्यादा छेकेगा। लेकिन इसका ये तो डिसएडवांटेज हो गया कि जगह ज्यादा छेक लिया, लेकिन इसका एडवांटेज ये हो जाता है कि जब कॉल करने की बात आएगी तो चाहे हम किसी को भी कॉल करें, हमको टाइम यहां पर कंजम्पशन ज्यादा नहीं लेगा, यानी कि टाइम यहां एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो क्या हो जाता है कि बहुत कम लगेगा, एग्जीक्यूशन बहुत कम समय में ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा ये कंज्यूम नहीं करेगा। तो एक के लिए जो एडवांटेज है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये आपको कंपाइलर के बारे में मैं बताया, तो ये आपको ये मालूम हो गया होगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा .NET फ्रेमवर्क के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको GAC के बारे में पता चलेगा कि कैसे ये स्टोर करता है। तो फाइनली जब हम सर्च करते हैं, यानी कि किसी भी फोल्डर में जो नहीं मिलेगा वो फाइनली जाकर के GAC में ढूंढता है कि क्या GAC में है, यदि रहता है तो वहां से वो एक्सेस कर लेता है, और यदि GAC में भी नहीं मिला तब ये फाइनली कह देता है कि ये जिसको आप दे रहे हैं या जो पाथ आप बता रहे हैं या जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं वो फाइल आपके वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये कोड शेयरिंग के लिए जो 3 लोकेशंस जनरली यूज्ड हैं, जो यूज किए जाते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में कंट्रोल्स पर मैं बनाऊंगा वीडियो सबसे पहले, और इसके बाद जब कंट्रोल्स मैं आपको बता लूंगा तो कंट्रोल्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं जो कि यूजेबल हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद फिर मैं एक वीडियो आपको दूंगा कि कैसे जो स्टेट मैनेजमेंट होता है, स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।